तो वी हैव फिनिश्ड कैलकुलस बेस्ड मोशन, मतलब मोशन में जहाँ जहाँ कैलकुलस है वो कंप्लीट किया है। और फिर आपको ये पता चल गया कि कब हमें डिफरेंशिएशन करना है मोशन की प्रॉब्लम में और कब हमें इंटीग्रेशन करना है मोशन की प्रॉब्लम में। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अब आप कर लोगे। और अगर बात करें कि क्वेश्चन की जो टिपिकलिटी है, क्वेश्चन अगर हमारा कठिन हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा उन्होंने वहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। और मोर और लेस जितने भी डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको फिजिक्स में यूज़ करने थे वो भी हो गए। तो अब हम चलते हैं बेसिक जो पैरामीटर्स हैं रिलेटेड विद मोशन, जरा उनको जानते हैं। तो पहला जो है दैट इज पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन बेसिक टर्म है। अब अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सन एट 12 नून, दोपहर 12 बजे सन की पोजीशन क्या होती है, तो आंसर विल बी जस्ट अबव द हेड, ठीक सर के ऊपर है। जैसे अब क्लास में जो आप लोगों की जो रो है उसमें से कुछ बच्चों के जस्ट सर के ठीक ऊपर क्या है, फैन है। तो उनसे अगर पूछो कि सीलिंग फैन की पोजीशन क्या है तो बताएंगे कि जस्ट अबव द हेड। और अगर मुझसे पूछो तो मैं क्या कहूँगा, भाई उधर है, अबव द हेड नहीं है, हल्का सा ऑब्लिकली है, तिरछी पोजीशन है। लेकिन डिफाइंड कैसे करोगे पोजीशन को? किसी की भी पोजीशंस की बात कर सकते हो। आपके अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल की पोजीशन क्या है, आप बताओगे उधर कॉर्नर में है, तो आपने जो आंसर दिया कि वो कॉर्नर में है, तो ये कॉर्नर हो गया तुम्हारे स्टडी टेबल की पोजीशन। बट इसको जनरल में कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? तो लोकेशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। जैसे आपने बताया कि हमारे स्टडी रूम में जो टेबल है वो उस कॉर्नर पर है, तो लोकेशन का नाम क्या आ गया, कॉर्नर। तो यही पोजीशन होगी स्टडी टेबल की। और जब अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था जस्ट अबव द हेड, सर के ठीक ऊपर, तो वहां पर लोकेशन क्या हो गया, सर के ठीक ऊपर। अब अगर मैं आपसे वो कहूं कि एक स्कूल है जिसकी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ माई होम है, तो लोकेशन में क्या आ गया, इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के ठीक सामने एक स्कूल है, तो स्कूल की लोकेशन क्या है, मेरे घर का ठीक सामना। ठीक है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताते हैं तो वही लोकेशन क्या बन जाती है, पोजीशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन फिजिक्स में जो लोकेशन है ना वो वैसे नहीं चलेगी, घर के ठीक सामने, सर के ठीक ऊपर, ऐसे नहीं चलेगी, कोने में। फिजिक्स में जो लोकेशन होगी वो कोऑर्डिनेट से बताई जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्टडी टेबल कहां है, तो आप स्टडी टेबल के कोऑर्डिनेट्स बताइए। स्कूल कहां पर है, तो आप स्कूल के मुझे क्या बताइए, कोऑर्डिनेट्स बताइए। सन की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताइए, कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो फिजिक्स में जब हम लोकेशन बताएंगे तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कोने में है, सर के ठीक ऊपर है, घर के ठीक सामने है, इधर है, उधर है, ऐसे बात नहीं करेंगे। हम अपनी बात को इन टर्म्स ऑफ क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो इन फिजिक्स वी डिफाइंड लोकेशन बाय कोऑर्डिनेट्स। और जब भी हम किसी भी पॉइंट के या किसी भी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे
तो कोऑर्डिनेट्स में हमको ब्रैकेट मिलता है और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलते हैं, 3 नंबर्स मिलते हैं। ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, फर्स्ट टाइम है ये तो बात हो रही थी कि इन फिजिक्स वी डिफाइंड लोकेशन बाय कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स में जब भी आप किसी भी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बताओगे, कॉर्नर, लोकेशन का नाम है कॉर्नर, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन का नाम है सर के ठीक ऊपर, अबव द हेड, तो लोकेशन का नाम है अबव द हेड, उसके भी कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी लोकेशन के हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो जब हम सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर 3 नंबर्स होते हैं। पहले वाले नंबर को x कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे वाले नंबर को y कोऑर्डिनेट कहते हैं, और तीसरे वाले नंबर को z कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अभी हमें इस बहस में नहीं पढ़ना है कि क्या हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं, अगर आते हैं तो सो गुड, नहीं आते तो निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। और आपने पहले भी निकाले भी होंगे, आपने ये काम किया, अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया है। तो पोजीशन क्या होती है ये क्लियर हो गया। किसी भी लोकेशन को, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशंस बताते हैं तो हम उसी लोकेशन को कहते हैं पोजीशन। ऑर्डिनरी वे में, जनरल वे में हम सराउंडिंग की जो भी चीज़ें दिखती हैं, जो भी हमें सराउंडिंग में दिखता है, हम लोकेशन में वही टर्म यूज़ कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल पंप इज़ बिहाइंड माई होम, तो मुझे अपने घर के पीछे एक पेट्रोल पंप दिखता है, तो मैंने वहाँ लोकेशन में मैं अपने यूज़ कर लिया बिहाइंड माई होम। लेकिन फिजिक्स में जब हम लोकेशंस की बात करते हैं तो ऑलवेज गो फॉर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अगर लोकेशन में चेंज आ रहा है, सपोज कर लो कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये है, टाइम 0 पर इसकी लोकेशन ये है और इस लोकेशन का नाम ए है, और कुछ देर बाद इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ये टाइम आ गया 5 सेकेंड और लोकेशन बदल के बी हो गई। अगर टाइम के साथ में लोकेशन बदल रही है यानी पोजीशन बदल रही है, तो डेफिनेटली इसका यही मतलब तो है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें है, मोशन में है। तो एक पॉइंट यहां पर यह बन गया कि व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कह दो, लोकेशन कह दो, व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन, ब्रैकेट में लोकेशन, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो 101% वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयर इज चेंज इन पोजीशन, ब्रैकेट में लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वी से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, object is in motion, and if no change in position, no change in position, जैसे टाइम 0 पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है और इस पोजीशन को मैंने P से लिखा है, पॉइंट P से लिखा है, तो टाइम 0 पर जो लोकेशन है वो P है, 5 सेकेंड बाद भी जो लोकेशन है वो P है, आफ्टर द 10 सेकेंड लोकेशन इज सेम P है। तो क्या यहां पर लोकेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। क्या यहां पर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर टाइम के साथ में पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट में है, और अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कैसा है कि वो मोशन में है। तो एंड इफ नो चेंज इन पोजीशन, देन वी से ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो इसके बाद हमें मोशन और रेस्ट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है।
कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट. गो फॉर दिस. एक स्टेटमेंट है जो कि यहां पर बहुत शानदार तरीके से लिखा जा रहा है कि मोशन एंड रेस्ट, ये जो दोनों शब्द हैं, ये जो दोनों टर्म हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव. आर रिलेटिव. जो टर्म आपका मोशन है, जो शब्द आपका मोशन है, और जो ये एक टर्म आपको रेस्ट मिला है, जो शब्द ये रेस्ट मिला है, ये दोनों रिलेटिव होते हैं. मोशन रिलेटिव होता है और रेस्ट भी रिलेटिव होता है. तो हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब क्या है? तो एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रखिए. रफ आइडिया, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट या फिर रूल पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन बदले तो वो रिलेटिव, तो वो रिलेटिव है. और ना बदले तो वो एब्सोल्यूट है. ये एक जनरल चीज है जो हमेशा के लिए आपको अपने साथ रखनी चाहिए. जैसे 3 + 2 5 होता है, तो मैंने बोला 3 + 2 5 होता है, तो क्या यूएसए में 3 + 2 6 हो सकता है? वहां पर भी 5 होगा. तो इंडियंस बता रहे हैं 3 + 2 = 5 होता है. अब सिचुएशन बदली, आप चले गए यूएसए, वहां के लोग भी बता रहे हैं 3 + 2 = 5 होता है. चलो अपनी बियॉन्ड द अर्थ जाके सोचते हैं कि अगर हम लोग अर्थ के बाहर चले जाएं और उन लोगों से पूछें तो भी वो क्या बताएंगे? 3 + 2 = 5 होता है. तो क्या ये स्टेटमेंट कि 3 + 2 = 5 होता है, क्या ये स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन बदल रहा है? नहीं. सिचुएशन टू सिचुएशन बदल रहा है? नहीं. तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया. क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया. ठीक है ना. और अगर कोई बात, जैसे मैंने कहा कि हमारा वेट या किसी बॉक्स का वेट, हमने कहा बॉक्स का जो वेट है, वेट ऑफ बॉक्स = है 60. कोई बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स समझ लो, उसका वेट 60 है. लेकिन जब इसी बॉक्स को तुम मून पर ले जाओगे तो इसका वेट बदल जाएगा. वेट ऑफ बॉक्स ऑन मून वो 60 नहीं होगा. ये ऑन अर्थ है बेटा. सिचुएशन है कि हमने अर्थ की सिचुएशन में बॉक्स का वेट लिया है तो 60 आया. फिर जब हमने इसी बॉक्स का वेट मून पर जाके लिया, सिचुएशन बदल गई, तो वो 60 नहीं आया. तो यानी कि ये जो वेट है वो कैसा है? रिलेटिव हो गया. तो आप समझ जाइए ये जो बॉक्स का वेट है वो कैसा है? रिलेटिव है. तो जनरल वे में जब कोई चीज, जब कोई स्टेटमेंट, जब कोई बात, जब कोई रिजल्ट सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन नहीं बदलता है, तो फिजिक्स में उसको कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट है. और अगर बदलता है तो क्या कहते हैं? रिलेटिव. तो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी के मोशन के बारे में बताते हो कि वो मोशन कर रहा है, तो हो सकता है अदर जो है आपकी इस बात से एग्री ना करता हो. जैसे ये देखिए, ध्यान देना, टेबल, सॉरी, बुक ऑन टेबल इज इन रेस्ट. मैंने ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैंने दिया, ये टेबल है
इसके ऊपर ये एक बुक रखी हुई है और हम यहां से यानी कि उस रूम के अंदर से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमने देखा कि टाइम 0 पर बुक ऑन द टेबल है, आफ्टर 2 सेकेंड बुक ऑन द टेबल है, आफ्टर 3 सेकेंड बुक ऑन द टेबल है, आफ्टर 4 सेकेंड बुक ऑन द टेबल है। एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि जो बुक है वो टेबल पर रेस्ट में पड़ी हुई है, क्योंकि पोजीशन नहीं बदल रही है। तो मैंने रूम से उस बुक को देखा है और स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन देखो भैया, ये एक पर्सन है जो अर्थ के बियॉन्ड है, ये बियॉन्ड द अर्थ है, ये दूसरी दुनिया का कैंडिडेट है। उससे पूछो तो क्या कहेगा? ये पूरी की पूरी अर्थ जो है, जहां पर आपकी ये टेबल है, जहां पर आप हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ना। अर्थ तो मोशन में है, तो अगर अर्थ मोशन में है तो अर्थ के साथ जो ये अटैच टेबल है वो भी तो मोशन में होगी, हाँ या ना? तो जिस बुक के लिए तुम रेस्ट वाला टर्म यूज कर रहे हो, तो जो ऑब्जर्वर बियॉन्ड द अर्थ है, ये देखो सिचुएशन बदल गई, सिचुएशन बदल गई ना। और सिचुएशन बदलने के बाद जब हमने बुक के बारे में कमेंट किया तो कमेंट आ रहा है कि बुक कैसी है, मोशन में है। तो हम कह रहे हैं कि बुक रेस्ट में है और कोई कह रहा है कि बुक मोशन में है, और यही चीज समझने वाली है। अगर तुम किसी के लिए स्टेटमेंट देते हो कि वो मोशन में है, तो सारे लोग इससे एग्री करेंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर तुम ये स्टेटमेंट देते हो कि वो रेस्ट में है, सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये जरूरी नहीं है। जब ट्रेन चलती है तो आउटसाइड द विंडो हर एक चीज आपको पीछे चलती हुई दिखाई देती है। जो इलेक्ट्रिक पोल है पीछे चला गया, जो ट्रीज हैं पीछे चले गए, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ट्रेन पर बैठे हुए लोगों से पूछो तो ये यही कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रीज आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो लोग ट्रेन से बाहर खड़े हैं उनसे पूछो तो कहेंगे वो तो अपनी जगह पर है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि अगर आपने किसी के मोशन के बारे में स्टेटमेंट दिया कि उसमें मोशन है, तो सारे लोग तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किस में हो, रेस्ट में हो। सिमिलरली अगर तुमने किसी पर्टिकुलर के लिए स्टेटमेंट दिया कि रेस्ट में है, तो सभी लोग उससे एग्री। एंड दैट इज वाई अगर पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन कोई चीज बदल जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव? क्लियर है ये बात? अगर कोई आपसे कहे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखो, तो यही चीज लिख देना भाई। कैसे? If a body is in motion, then it is not necessary for each and every situations it always maintain the motion, may be in rest. तो यही सारी बातें आपको लिखनी है। तो क्या ये पॉइंट अब आपका क्लियर है? पक्का? अब आगे सुने। अगर कोई मोशन सीधी लाइन में हो रहा है बिना डायरेक्शन को बदले, ध्यान देना, motion take place in straight line without changing direction, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। क्या कहा जाता है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, देन इट इज known as motion in 1D। डी का मतलब यहां पर होता है डायमेंशन, या पूरी बात लिख देता हूं, मोशन इन वन डायमेंशन।
तो समवन इज आस्किंग कि ये मोशन इन वन डायमेंशन क्या है, आंसर आपके सामने है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन होना चाहिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, गो फॉर दिस। इस एग्जाम्पल को देखिए, मार्कर का मोशन देखिए, बताइए मार्कर किस प्लेन पर है, बोर्ड वाले प्लेन पर है। मार्कर का जो मोशन है वो कहां हो रहा है, बोर्ड वाले प्लेन पर। अब बोर्ड वाले प्लेन को ये आ गया एयर प्लेन पर आ गया। ये जो एयर प्लेन होता है ना, इसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन। तो मार्कर ने अपने मोशन का प्लेन बदल दिया, पहले ये बोर्ड वाले प्लेन पर मोशन कर रहा था, अब कहां पर आ गया, एयर वाले प्लेन पर आ गया। तो अगर मोशन करने वाली चीज प्लेन बदल देती है तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन। और अगर उसका प्लेन ऑफ मोशन नहीं बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन। तो मोशन टेक प्लेस इन ए प्लेन, ध्यान देना, मोशन टेक प्लेस इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब यहां पर कोई एरिया है, किसी एरिया में मोशन हो रहा था विदाउट चेंजिंग प्लेन, then it is known as motion in 2 dimension। लिख सकते हैं आप साथ में। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक कोई एरिया है वहां पर मोशन हो रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे चुका हूं, जैसे कि फुटबॉल इज इन ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, और फुटबॉल जो है वो ग्राउंड में लगातार मोशन कर रही है, ग्राउंड में ही है, वो कहीं और नहीं जा रही है। किस प्लेन पर है, हमेशा ग्राउंड में ही है। तो मैंने कहा कि भाई फुटबॉल का जो मोशन है वो कैसा होगा, 2 डायमेंशन। लेकिन अगर किसी ने फुटबॉल को किक कर दिया और फुटबॉल कुछ देर के लिए हवा में भी मोशन कर रही है, तो पहले उसका ग्राउंड वाला प्लेन था, अब उसका प्लेन क्या हो गया, एयर वाला प्लेन। तो ये जो एयर वाला प्लेन है, प्लेन बदल गया ना। अगर प्लेन बदल गया तो ये क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशन। गो फॉर दिस। मोशन टेक प्लेस इन प्लेन, ब्रैकेट में एरिया, एंड विद चेंजिंग ऑफ प्लेन, with changing plane, then it is known as motion in 3 dimension. 3 dimension. इतना बताने के बाद अब क्वेश्चन है और आंसर बताइए। मोशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का मोशन कैसा है? क्या वो 1 डायमेंशन है, या फिर वो 2 डायमेंशन है, या फिर वो 3 डायमेंशन है? दूसरा क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए ट्रेन। जनरल वे में सोचना, बहुत स्पेशल मत सोच लेना, कुछ जादू जैसी चीज मत सोच लेना। ट्रेन का मोशन 1 डायमेंशन है, या फिर 2 डायमेंशन है, या फिर 3 डायमेंशन है? आंसर दे दीजिए। एरोप्लेन का मोशन कैसा है? 3 डायमेंशन, क्योंकि वो जमीन पर भी चलता है और सीधे चलते चलते डायरेक्शन भी बदलता है। तो पहले वो जमीन प्लेन पर चलता है, उड़ने से पहले जमीन प्लेन पर चलता है। क्या वो सीधी लाइन पर चलता है जमीन पर? नहीं, वो इधर कहीं भी जा सकता है और फिर वो अपना प्लेन बदल देता है, फिर वो हवा में आ जाता है। तो एरोप्लेन का मोशन 3 डायमेंशन है। लेकिन ट्रेन का मोशन कैसा है? जो ट्रेन है वो कहां चलती है? जमीन पर चलती है। ये है बेसिक। 1D, 2D और 3D का जो बेसिक है, जिससे आप कभी गलती नहीं करेंगे, वो यही है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है बिना डायरेक्शन को बदले तो 1D। अगर किसी प्लेन में मोशन हो रहा है और प्लेन ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है तो 2D।
और अगर मोशन प्लेन बदल बदल के हो रहा है, कभी इस प्लेन में कभी उस प्लेन में, तो 3D। ये है बेसिक। ठीक है, हटा दें उसको। अच्छा, जब मोशन होता है तो क्या लगता है, मोशन करने वाली जिस ऑब्जेक्ट जो है मोशन करने वाली, तो वो मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पर चलती है, पाथ, जैसे देखिएगा एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट करता है, फिर ऐसे गया, ये उसके पाथ ऑफ मोशन की बात हो रही है। ये यहां आगे फिनिश कर दिया, तो पाथ ऑफ मोशन ये है। मैं छोटे छोटे एरो लगा देता हूं जिससे कि ये फील आ जाए कि नहीं भाई, इस रास्ते पर मोशन करने वाले ने मोशन किया है। क्या ये रास्ता अजीब सा इरेगुलर टाइप का है? भाई क्या ये रास्ता सर्कल जैसा है? नहीं। अगर ये सर्कल जैसा होता तो मोशन का नाम क्या हो जाता? सर्कुलर मोशन। अगर ये रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता तो ये मोशन का नाम क्या हो जाता? स्ट्रेट लाइन मोशन। बड़ी ये अजीब ही तरीके का मोशन है। तो जब रास्ते की पहचान ना हो ना आपको कि जो रास्ता बन रहा है उसको कहते क्या है, तो सिंपल वे में इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मोशन। और अगर तुम रास्ते की पहचान कर पा रहे हो, अगर रास्ता सर्कल जैसा है तो सर्कुलर मोशन, अगर रास्ता इलिप्स जैसा है तो इलिप्टिकल मोशन। ऐसे बहुत सारे रास्ते की पहचान आप कर पाएंगे, बहुत सारे रास्तों की पहचान आप नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन यू कांट डिटरमाइन द नेचर ऑफ रास्ता, अगर आपको रास्ते के बारे में नहीं पता कि इस रास्ते का नाम क्या है, सिंपली बोलो इर्रेगुलर मोशन। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, ये जो रास्ता बना, इस रास्ते की टोटल लेंथ क्या होगी, कैसे निकालोगे? स्केल से निकालना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्केल तो सीधा होता है। इस रास्ते की लेंथ कैसे निकालोगे? प्रैक्टिकल वे में सोच के बताओ। स्केल से तो नहीं निकल पाएगा, स्केल तो सीधा होता है, स्केल फोल्ड ही नहीं हो पाएगा। कैसे निकालेंगे? एक थ्रेड ले लें, एक धागा ले लें और उस धागे को इस रास्ते पर रख दें और यहां पे जाके फिनिश हो गया, वहां से कट कर दें। उसके बाद में धागे की जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी? रास्ते की लंबाई बन जाएगी। ये एक सिंपल वे है। तो मोशन में जो रास्ते की लंबाई होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भाई? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू है ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन टोटल रास्ते की लंबाई, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझिए, देखिए डिस्टेंस क्या होता है भाई, डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अच्छा, एक मोशन ऐसा हो रहा है, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, मैं लिख देता हूं स्टार्ट, और फिर ये मोशन करने वाला इधर आया और फिर यहां पहुंचा, यहीं पर फिनिश कर दिया। देखो यहां पर रास्ते की लेंथ निकालना आसान था, स्केल से आ जाएगी। स्केल रखी तो रास्ते के इस वाले हिस्से की लेंथ निकाली, सपोज दैट 7 सेंटीमीटर, फिर इस वाले पाथ की लेंथ निकाली 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक निकाली 8 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दिया, टोटल पाथ लेंथ हो गया। और इस वाले केस में स्केल हेल्प नहीं करेगा, तो वो जो मैंने आपको बेसिक फंडा बताया कि आप थ्रेड यूज करिए, धागा यूज करिए या स्ट्रिंग यूज करिए, रस्सी यूज कर लीजिए और इस रास्ते में उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। फिर जहां पे फिनिश है वहां से कट कर दीजिए या मार्क कर दीजिए, तो जो रस्सी की लंबाई होगी वो रास्ते की क्या हो जाएगी? लंबाई। तो मोशन में जो रास्ते की लंबाई होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होती है वो? डिस्टेंस। क्लियर है ये? पक्का? ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलिए डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, देखो क्या लिखा जा रहा है, ध्यान देना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल
एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। गौर करें जो लिखा गया, स्टार्ट किया था यहां से, फिनिश किया यहां पर, तो इनिशियल आपका ये हो गया, तो आई फॉर इनिशियल, स्टार्ट जहां से किया था वो इनिशियल हो गया, खत्म कहां पर किया यहां पर, तो एफ फॉर फाइनल हो गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, अब आप स्केल उठाइए और इनके बीच की ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। जरा यहां देखिए, स्टार्ट किया था यहीं से, फिनिश भी यहीं पर किया, तो अगर इनिशियल और फाइनल एक दूसरे पर कॉन्साइड कर गए हैं तो क्या इनके बीच की कोई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी? इसलिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं होगा। तुमको एक बात समझ में आ गई होगी कि मोशन में डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। यार यहां पे डिस्टेंस निकला था ना, पूरे पाथ की लेंथ, और याद रखो लेंथ कभी जीरो कहां होती है यार, अगर पाथ है तो लेंथ पक्का होगी, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो एक पॉइंट यहां पर बन के आया कि ड्यूरिंग द मोशन, अगर मोशन स्टार्ट हो चुका है, ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस नेवर बिकम जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। गो फॉर द, ये जो आपने लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इसी को एक टर्म यूज करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस एग्जाम्पल में देख लो या इस एग्जाम्पल में देख लो, जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, पाथ लेंथ ज्यादा है ना, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कम है। और इस वाले एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, लेकिन डिस्टेंस है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको इस बात के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू देखी जाए तो डिस्प्लेसमेंट से कैसी होती है, ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो सकती है। जरा इस नोट को देखिए, इन जनरल जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। आप ऊपर के दोनों एग्जाम्पल देखो या फिर कोई नया एग्जाम्पल ले लो। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर फिनिश किया, तो ये जो पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस होगी। एक बार फिर से अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो प्रैक्टिकली सबसे आसान तरीका वही है, थ्रेड यूज करिए और उस थ्रेड को रास्ते पर सेट कर दीजिए। उसके बाद जहां पे फिनिश लाइन है वहीं पे कट कर दीजिए, और फिर जो धागे की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, रास्ते की लंबाई, या आप स्ट्रिंग यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जब आप एनी वे एनी हाउ आपने जब डिस्टेंस का पता किया तो वो निकल आया प्रैक्टिकली। और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो स्टार्टिंग ये है, फिनिशिंग ये है। स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक की जो स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस होती है, जिसको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो देखने में ही लग रहा है कि ये छोटा है और ये लंबा है। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर एक लोग इस रास्ते से चल के यहाँ तक पहुंचे और कोई इस रास्ते से चल के पहुंचे तो ये शॉर्टकट पड़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट जनरली आपका कम होता है, डिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा। लेकिन कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। वो कौन सा केस है, देखिएगा।
लिखता हूं मैं यहां पर, इफ मोशन टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर तुमने चेंजिंग डायरेक्शन वाली बात नहीं बताई तो फिर आप गलत जा रहे हो। विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, चलिए थोड़ा सा डायग्राम इस्टेब्लिश करते हैं। ये एक रास्ता है सीधा बिल्कुल ए से बी तक, ए से बी तक ये एक रास्ता है और कोई ऑब्जेक्ट इसमें मोशन करता है, यहां से फिर यहां आया, 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 फिर यहां, फिर यहां। अब अगर आप रास्ते की लंबाई निकालो तो लेंथ ए बी आएगी और डिस्प्लेसमेंट निकालो तो भी लेंथ ए बी आएगी। हो गए बराबर, हो गए बराबर। तो अगर मोशन सीधे रास्ते पर होता है बिना डायरेक्शन को बदले, तो इफ मोशन टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, देन इस स्पेशल केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जरा ध्यान देना, एक एग्जांपल और सेट करता हूं। ये सीधा रास्ता है, इस पॉइंट का नाम है P, इसका नाम है Q। मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां, ऐसे चलता जा रहा है। ये एरो दिखाने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट P से आगे बढ़ रहा लगातार, चलते 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 यहां पर आया, फिर रिवर्स ले लिया इसने, लौट गया और लौट करके आया और यहां पे फिनिश कर दिया। देखो डायरेक्शन बदल दी, सीधे जा रहा था फिर बैक में आ गया। अब इस वाले केस में डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से स्टार्ट किया था और यहां पर फिनिश किया, इस फिनिशिंग लाइन का नाम है ए। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी? टोटल पाथ लेंथ होगी P से Q और Q से A। टोटल पाथ लेंथ ये होगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो केवल P से कहां तक? A। अब यहां पर दोनों बराबर नहीं है, तो जब कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं, तो केवल इतना आंसर मत देना कि मोशन टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, ये भी बताना व्हेन मोशन टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, देन इट हैपन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। गो फॉर दिस। वैसे देखा जाए तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, लेकिन इस स्पेशल केस में देखें तो ये फिर बराबर भी हो जाता है। और इसी को अगर हम कंबाइंड करके लिख दें, देखिए ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये वाला, और जो ये रिजल्ट लिखा है इसको अगर हम कंबाइंड करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कंबाइंड वे में लिख दिया। तो बराबर होने का केस बिल्कुल स्पेशल है और वो मैंने आपको अलग से लिख के बता दिया है। जब कभी भी मोशन होगा बिना डायरेक्शन को बदले, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और डायरेक्शन नहीं बदली जा रही है, तो इस केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा बराबर आएगी, ऑलवेज इक्वल आएगी। तो रिवाइज करिए कंप्लीट और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये मैंने पाथ ऑफ मोशन दिखाया है और ये एरो दिखाया है कि मोशन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर गिवन पाथ ऑफ मोशन, कॉमन सेंस यहां पे अगर आप अप्लाई करें तो दिखाई दे रहा है कि ये इनिशियल है, यहां से स्टार्ट हुआ है और ये फाइनल है।
यहां पे मोशन खत्म हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन पाथ ऑफ मोशन विच इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है कि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। और थर्ड ऑप्शन है कि यहां का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि इसमें जो इस पाथ में जो मोशन हुआ है तो जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। अभी आंसर मत देना, पहले आंसर आपसे आएगा। देखो क्वेश्चन को, डिसाइड करो क्या आंसर है। ए है या बी है, सी है या डी है? बी, बॉम्बे। इधर बताइए भाई। बी, डी, दिल्ली। और कोई? बी, बॉम्बे। वैसे बॉम्बे अब मुंबई हो गया, लेकिन पहले बॉम्बे ही चला करता था। बी और डी में बड़ा कंफ्यूजन होता ना, तो इसलिए बी फॉर बॉम्बे हम बोल रहे हैं। तो बी ऑप्शन कितने लोगों का है? हैंड्स अप करें भाई बी ऑप्शन में। अच्छा, क्लास में केवल एक मेंबर है जो कि तुम डी के साथ जा रही हो। बी विल बी करेक्ट। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट डी? ये बराबर वाली बात कब होती है? जब मोशन सीधे रास्ते पर होता है बिना डायरेक्शन को बदले। यहां तो सीधा रास्ता ही नहीं है, और अगर सीधा रास्ता नहीं है तो डिस्टेंस हमेशा रिच होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पुअर होगा। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बी ऑप्शन होगा। क्लियर? अब जरा देखिएगा भैया नेक्स्ट वन। बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन। मोशन हो रहा है, रास्ता ये है। रास्ता ये है, ध्यान देना भाई, मैं लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए बी। क्वेश्चन देखो, पहले हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, फिर लौट करके बी से पी तक आया है, देन अलोंग बीपी, फिर वो ऑब्जेक्ट बी से पी तक आया है। तो देन, अब देन के आगे यहां पर पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यहां पर ये कह रहा है वो, पहला ऑप्शन ये रहा। DISP का फुल फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड ऑप्शन है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है DISP वो डिस्टेंस के बराबर होगा। थर्ड ऑप्शन ये है। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या कम होगा। एक बार फिर से सोचना है, और जब मैं पूछूं तब बताना है। क्लास का सबसे छोटा मेंबर ये, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। देखो क्वेश्चन और बताओ। ये देखना कि ऑब्जेक्ट कैसे चला है। पहले वो ए से बी गया है, फिर बी से पी आया है, और खत्म। पहले ए से बी गया है ऑब्जेक्ट, फिर बी से पी आया है, उसके बाद मोशन खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सोचते हुए ऑप्शन डिसाइड करने हैं। देखिए, जो की वर्ड है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? केवल एक शर्त है, स्ट्रेट लाइन में चलना होगा, डायरेक्शन नहीं बदलनी होगी।
तो यहां पर तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, लेकिन डायरेक्शन भी तो बदल रहे हो, चलते चलते पीछे मुड़े ना तुम। तो यानी ये तो नहीं हो सकता, ये तो कट हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, उसकी शर्त तुम्हें पता है। दो बातें हैं, सीधे रास्ते पर चलना होगा और डायरेक्शन नहीं बदलनी होगी, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना, पलटना भी नहीं है, बैक होके नहीं आना है। और खुद ये देखो कि चले थे यहां से, ए से चले थे, खत्म कहां पर किया, पी पर खत्म किया। तो इनिशियल वाला और फाइनल वाला कॉन्साइड तो हुआ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो ए तो हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता। अब बी बचा और डी बचा, डिसाइडेड। बी फॉर बॉम्बे, इधर बी, ऑल बी, सभी लोग बी। विशाल पक्का? यार ये तो होने का कोई चांस ही नहीं, बराबर तो है ही नहीं। एंड दैट इज वाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या है। और खुद भी देखो ना, अगर कोई पूछे डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो पहले वो चला है ए से बी, तो पाथ लेंथ ए बी, और फिर लौट के आया है बी से पी प्लस का बी पी। भाई ए से बी तक गया और फिर बी से पी तक गया, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी पी। और अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, ए से पी, इनिशियल से फाइनल तक का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका ए से पी। तो आप देख सकते हो कि ए पी छोटा है और ए बी प्लस बी पी बड़ा है ना, क्लियर है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन अगर गलत नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बेसिक में कोई परेशानी नहीं है। और उस परेशानी को खत्म करने का एक ही तरीका है कि बराबर कब होगा ये तुम जान लो। अगर वो शर्त फॉलो हो रही है तो बराबर होगा, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस रिच होगा और डिस्प्लेसमेंट पुअर होगा। वैल्यू को लेकर के डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? तो इसको क्या नोट करना, हटा दें, हटा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान देना भाई, मोशन में जो डिस्टेंस है वो निकाल लो, कुल कितना डिस्टेंस है वो निकाल लो, और इस डिस्टेंस को मेंटेन करने में टाइम खर्च हुआ होगा कि नहीं। भाई जब मोशन होगा, कोई मोशन करेगा तो टाइम तो लगातार टिक टिक करके चल ही रहा है ना। तो गौर करिए भाई, टोटल क्या डिस्टेंस है वो निकालो, और इस डिस्टेंस को बनाने में, मेंटेन करने में कुल कितना टाइम है वो निकालो। तो ये रेशियो बन जाता है एवरेज स्पीड। लीजिए एवरेज स्पीड की डेफिनेशन बनाइए। क्या डेफिनेशन बनेगी, रेशियो ऑफ, जब समथिंग अपॉन समथिंग करके लिखा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है, रेशियो, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। टोटल टाइम is called average speed। ये लीजिए, ये एवरेज स्पीड आ गई आपकी। और देखिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये निकालो, मोशन में कुल कितना डिस्प्लेसमेंट है ये निकालो, और इस डिस्प्लेसमेंट को बनाने में टाइम कितना लगा है वो निकालो, टोटल टाइम। तो ये बन गई एवरेज वेलोसिटी। ये वाली डेफिनेशन हम बनाएंगे नहीं, लेकिन जरा पूछ लेंगे कि अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये डेफिनेशन कैसे बनेगी, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। बना लोगे ना यार, ये क्या दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। ओके, समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, जनरली जो हमारी आदत होती है कि हम लोग डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। तो स्पीड का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। जो अपॉन में चीज होती है उसको क्या पढ़ा जाता है, पर सेकंड, पर PER पर और सेकंड।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में लेंगे? मीटर में। और टाइम किस में लेंगे? सेकेंड में। तो एवरेज वेलोसिटी का जो यूनिट है वो कैसा हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो आप इसमें परेशान मत होइए, ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ये स्पीड और ये क्या है? वेलोसिटी है, लेकिन दोनों का यूनिट कैसा है? सेम है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग फिजिकल टर्म्स का यूनिट कैसा हो सकता है? सेम हो सकता है। अच्छा, कोई अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में लेता है और टाइम को किस में लेता है? आवर्स में, तो क्या बनेगा? किलोमीटर पर आवर्स। और यहां पर भी अगर डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में है और टाइम आपका आवर्स में है तो क्या बनेगा? किलोमीटर पर आवर्स। ओके, लेकिन जनरली हम अपनी फिजिक्स में इसी तरीके से बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस में जब टोटल टाइम से डिवाइड होता है तो बन जाता है एवरेज वाली स्पीड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट में जब टोटल टाइम से डिवाइड होता है तो बन जाती है एवरेज वाली वेलोसिटी। अब इस पर हमें न्यूमेरिकल करने होंगे जो नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, लेकिन सिंपल डेफिनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ध्यान देना आप लोग, अगर टाइम तुम छोटा सा लो, छोटा सा टाइम, तो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट भी छोटा ही होगा। क्या ये बात एक्सेप्ट करते हो कि छोटे टाइम में मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट भी छोटा ही होगा? क्या ये बात तुम एक्सेप्ट करते हो? सोच के देखो, ट्रेन ने चलना शुरू किया, 1 सेकंड बाद कितना चला? थोड़ा ही सा ही तो चला होगा, और 1 घंटे बाद ज्यादा ट्रेवल किया होगा। तो छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही होगा। छोटे टाइम में डिस्टेंस भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो ध्यान देना, अगर हम लोग छोटा टाइम लें, स्मॉल टाइम, तो छोटे टाइम में डिस्टेंस भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो डिस्टेंस भी बेटा स्मॉल ही होगा। तो अब क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। लेकिन अब जो स्पीड होगा वो एवरेज नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? छोटा डिस्टेंस, छोटा टाइम। अच्छा, यू ऑल डिसाइड कि डिस्टेंस को लिखना किससे है? एस से लिखना है। किससे लिखना? एस से। तो छोटा सा डिस्टेंस ds हो जाएगा और छोटा सा टाइम क्या हो जाएगा? dt, या जो भी तुम्हारे लिए सिंबल हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एवरेज में सब कुछ टोटल बड़ा, डिस्टेंस भी बड़ी वैल्यू, टाइम भी ओवरऑल बड़ी वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और छोटे से डिस्प्लेसमेंट का टाइम भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, छोटे टाइम में जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो छोटा ही होगा। तो ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका ये मतलब हो गया कि जब तुमने कैलकुलस यूज करके मोशन वाले क्वेश्चंस किए हैं, भाई आपने कैलकुलस में मोशन के क्वेश्चंस किए हैं ना, तो जहां जहां तुमने स्पीड निकाली है वो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। और जहां जहां तुमने वेलोसिटी निकाली है वो कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। और कैलकुलस की लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? आर ले लेते हैं। जनरली आर लिया जाता है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr और अपॉन में टाइम dt। ओके, क्लियर? सपोज दैट, वैसे तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि आपके यहाँ एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछे, लेकिन मान लो उसने पूछा कि डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या लिख के आओगे? द रेशियो ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर स्पीड में आ रहा है तो फिर स्पीड की बात कर लो। ओके, गो फॉर दिस।